हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इसके वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज से हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे। ठीक है, इस पे आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे स्केप वेलोसिटी। सबसे पहले स्केप वेलोसिटी होता है क्या, है ना। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, अर्थ का मास m है, रेडियस कितना है इसका r है ना। अब क्या करते हैं, ये अर्थ सरफेस में m मास लेते हैं हम लोग। ठीक है, कोई मास ऑफ बॉडी है, अर्थ सरफेस कितना लेते हैं हम लोग, m मास। इसको हमने, ठीक है, एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में कहीं भी, चाहे वो वर्टिकली अपवर्ड हो चाहे कहीं भी हो, है ना, हम कितना लेते हैं इसका v वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, है ना। क्या कंसीडर करते हैं हम लोग, v वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। अब ये मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा, ये हम लोग देखेंगे बाद में। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं पहले भी, कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, और इस वेलोसिटी को मिनिमम ही क्यों बोलते हैं, इसका रीजन मैंने बताया था। ठीक है, जो एट मैक्सिमम हाइट पे जो v फाइनल 0 होता है, तो उसके लिए फिर ये क्या हो जाता है, v मिनिमम हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग फिर इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि वेलोसिटी, अभी मैं इसका डेफिनेशन लगाऊंगा। एक्चुअली ये मिनिमम वेलोसिटी के लिए होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर हमने क्या माना, अभी मैंने सिंपली v लिया। अभी ये मिनिमम है क्या, इसमें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हमने कुछ यहाँ पे v वेलोसिटी इसको दिया, ठीक है ना। अब ये वेलोसिटी क्या होगा, इससे क्या होगा, बॉडी कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे इंफिनिटी पे। इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया कि बियॉन्ड द ग्रेविटेशन रीजन ऑफ द प्लैनेट। जैसे अर्थ का, इसके जो ग्रेविटेशन फील्ड का रीजन है उसके बियॉन्ड या बॉर्डर पे, है ना, ऐसा मान सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पे B, क्या मानते हैं B। और ये रीजन है, ऐसा ये रीजन है, और इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या मानते हैं A। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं वर्ड में। क्या लिखेंगे, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू project, required to project of body, required to project of body of mass m, body of mass m from the earth surface, minimum velocity required to, ठीक है, minimum velocity required to project a body of mass m from the earth surface, ठीक है, from the earth surface to reaches at infinity, from the earth surface to reaches at infinity। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड, दिस वेलोसिटी of a planet is called escape velocity। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, escape velocity। इसको डिनोट करते हैं हम लोग VE से। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, escape velocity। इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग, VE से। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगेन, ये तो आपको डेफिनेशन से पता है कि क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम कैसे होगा, मिनिमम हम क्यों लेते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको पता है, ठीक है, पूरा यूनिवर्स में क्या कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व होता है। तो हमारे लिए बेस्ट वे क्या है कि हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं और उससे हम लोग यहाँ पे इस v का वैल्यू निकालें। ठीक है, यहीं से आपको पता चलेगा कि v मिनिमम होगा या और कुछ होगा। ठीक है, जिसके कारण से क्या होगा, ये बॉडी ऑफ मास है, ये कहाँ पे चले जाएगा, इंफिनिटी पे, मतलब बियॉन्ड दी ग्रेविटेशन रीजन या ग्रेविटेशन फील्ड के। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अप्लाई
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी COE एट A एंड B। कहाँ पे करना है? एट A एंड B, ठीक है। A एंड B, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात देखिए, ये पर्टिकुलर कुछ हाइट पे जा रहा है ना, और किसी हाइट पे जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है मेरा? इंक्रीज होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। तो आप यहाँ से के पी इनिशियल या गेन इन पी इक्वल टू लॉस इन के, है ना, जैसा भी आपको लेना है ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं जो मुझे पता है। आप इससे मान लीजिए सपोज कीजिए कुछ हाइट पे जा रहा है, कितना हाइट जा रहा है मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है ना, कुछ आर्बिट्रेरी हाइट पे जा रहा है, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? गेन इन पी इक्वल टू लॉस इन के। गेन इन पी इक्वल टू लॉस इन के। तो क्या होगा यहाँ पे? पी बी माइनस पी ए इक्वल टू लॉस इन के। तो क्या होगा? के ए माइनस के बी। समझ में आएगा? ठीक है। तो बताइए पी बी माइनस पी ए, है ना। तो देखिए अभी हमने एक पर्टिकुलर हाइट के लिए आपको कुछ यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, लेकिन वैसे यूज नहीं करना। क्या है यहाँ पे पर्टिकुलर एच हाइट के लिए हमने आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसका वैल्यू बताया था, लेकिन यहाँ पे एच हाइट नहीं है ना, पोजीशन का है इन्फिनिटी पे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे, है ना। सबसे पहले पी एट बी एट इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है मेरा? यू एट बी कितना होता है? 0, है ना। कितना होगा? यू एट बी 0। तो ये भी क्या है? यू एट बी। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? 0 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, यहाँ सरफेस पर के सरफेस क्या होगा? जी एम एम अपॉन आर, है ना। क्या यहाँ माइनस, इसका एक माइनस और आएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, है ना। अब क्या करेंगे? इसको हटाता हूँ, इक्वल टू के इनिशियल। तो के इनिशियल क्या था? जैसे मान लो यहाँ पे m था, तो यहाँ पे कितने से जा रहा था? v से, ठीक है। ये v से जा रहा था, तो के इनिशियल, ये पॉइंट क्या हो गया मेरा? इनिशियल। तो के इनिशियल कितना होगा? हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर माइनस के फाइनल। देखिए के फाइनल, सपोज जब ये यहाँ पे पहुंच जाता है ना, ये यहाँ पे पहुंचता है, सपोज मान लीजिए आपको एज्यूम करना है कि यहाँ पर जिसका वेलोसिटी है कितना है मेरे? v डैश। ऐसे मान लीजिए कितना है इसका? v डैश। कहाँ पे? यहाँ पे। जिसके बाद ये क्या होता है? इस रीजन के बाहर हो जाता है ना। ये जो v डैश है ये क्या है? एक बाउंड्री लाइन पे, जिसके बाद क्या होता है? इससे एक पॉइंट ज्यादा, यानी एक लिमिटिंग वैल्यू है v वेलोसिटी का, जिसके बाद क्या होना चला जाएगा? स्पेस में चला जाएगा। समझ में आ गया क्या? ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? हाफ m v डैश स्क्वायर, हाफ m v डैश का स्क्वायर। समझ में आया क्या? ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। तो यहाँ कितना होगा? जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, ठीक है, इक्वल टू हाफ, है ना, m कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होगा? v स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर, ये m कैंसिल आउट, है ना। अब देखिए आपको क्या निकालना है? ये v निकालना है ना, तो आप इस v को अलग कर लो। तो क्या होगा यहाँ पे? v स्क्वायर अपॉन 2, v स्क्वायर अपॉन 2, v स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इक्वल टू g m अपॉन r प्लस v डैश स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आया क्या? मैंने इसको अरेंज किया, ठीक है। अब देखिए v स्क्वायर अपॉन 2 ये इतना है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन लेना है। अब एक चीज बताइए, आपको मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था? ये वेलोसिटी क्या होना चाहिए? आपको मिनिमम होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये वेलोसिटी क्या होना चाहिए? v मिनिमम। अगर ये v मिनिमम हुआ
अगर ये v मिनिमम हुआ तो आप यहाँ से देखिए v मिनिमम है, तो v मिनिमम यानी v का वैल्यू इसके बराबर है, तो v मिनिमम का मतलब क्या होगा, क्या g चेंज होगा, नहीं, m चेंज होगा, नहीं, r चेंज होगा, नहीं, तो v को मिनिमम होने के लिए ये v डैश जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना होना चाहिए, 0। अगर मान लो ये 0 टेंस टू 0 हो गया तो ये जो v स्क्वायर की वैल्यू वो सबसे कम आएगा, वो मिनिमम आएगा। क्यों, क्योंकि देखो m चेंज तो होगा नहीं, r चेंज, प्लैनेट का r चेंज नहीं होगा, तो जो v का वैल्यू है ये तो कांस्टेंट होगा, लेकिन ये जो v डैश स्क्वायर है ये तो हमारे हाथ में है ना कि हम यहाँ से इनिशियली कितना प्रोजेक्ट किए, जो v डैश कितना हो जाए, ठीक है। अगर मान लो हमने यहाँ पे जो मिनिमम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो हो सकता है v डैश 0 नहीं हो सकता है v डैश 0 नहीं हो, लेकिन मैं यहाँ पे पूछ क्या रहा हूँ आपसे, v मिनिमम पूछ क्या पूछ रहा हूँ, सॉरी क्या पूछ रहा हूँ, v मिनिमम, तो वो इतना मिनिमम वेलोसिटी दो ताकि क्या हो जाए, यहाँ पे आते आते कितना हो जाए, उसका एनर्जी सारा खत्म हो जाए, है ना। तो वही क्या होता है मेरा, वही यहाँ पे पहुंचते ही यहाँ क्या होता है, v डैश कितना हो जाता है 0। क्यों, किसके लिए v डैश 0 क्यों होता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम वैल्यू लाना। आप देखिए यहाँ पे v डैश 0 मतलब मेरा पर्पस क्या है, बॉल को यहाँ से यहाँ पहुंचाना, अगर इससे आगे भी चल गए तो भी मेरा वर्क हो गया कंप्लीट, अगर हम बॉल को इस बाउंड्री तक ला रहे तो भी मेरा वर्क कंप्लीट हो गया, क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ मेरा जो मिनिमम कंडीशन है इस बॉल को आपको इंफिनिटी के बाउंड्री तक पहुंचाना है, तो उसके लिए मिनिमम कंडीशन क्या है कि आपको मिनिमम कंडीशन आपको यहाँ से जो v डैश है उसको 0 कर दो तो आपको यहाँ तक चला गया। अगर मान लो आपने उससे ज्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो भी ये इसको क्रॉस करेगा, लेकिन जो आपका मिनिमम कंडीशन तो ऑलरेडी पहले से ही उस वैल्यू पे पहुंच चुके हैं, उसके बाद अब कितना भी वेलोसिटी उससे उसको कोई मतलब नहीं है, तो फॉर मिनिमम वैल्यू के लिए आपको v डैश 0 रखना पड़ेगा। अगर मान लो कि ये मिनिमम वैल्यू नहीं हुआ, उससे हमने ज्यादा वेलोसिटी इसको फेंका तो हो सकता है v डैश 0 नहीं हो, समझ में आया, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको एक नया वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, वो भी हम लोग इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम आपको यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। तो मिनिमम वेलोसिटी क्या है कि वो मिनिमम कंडीशन फॉर विच द पार्टिकल कहां पहुंच जाए, इंफिनिटी पे जस्ट पहुंच रहा है, तो जस्ट पहुंचने पर यहाँ v डैश कितना हो रहा है 0, क्योंकि आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, अगर उससे ज्यादा नहीं है तो भी वो पहुंचेगा, लेकिन आपका काम कब काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, कब, जब आपने v डैश 0 करके यहाँ v मिनिमम निकाला था। समझ में आया कि आपका पर्पस बस है कि आपको बॉल को यहाँ तक पहुंचा देना ऑटोमेटिक, फिर उसके बाद ये कहां स्पेस में वो ट्रैवल करने लगेगा, समझ में आया क्या, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, मिनिमम वैल्यू और मिनिमम कंडीशंस, है ना, मिनिमम कंडीशंस। चलिए v डैश स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2 gm अपॉन r v डैश, चलिए तो फॉर v मिनिमम के लिए क्या होगा, जो v डैश है ये टेंस टू कितना हो जाएगा 0, है ना। मैंने टेंस टू क्यों लिया, क्योंकि एग्जैक्ट 0 मुझे भी पता है, सबको पता है नहीं होगा, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, है ना, टेंस टू 0। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये पोर्शन कहां चला गया 0, अगर ये पोर्शन 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा मेरा ऑटोमेटिक, ये क्या हो जाएगा v मिनिमम का स्क्वायर अपॉन 2, है ना, इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा gm अपॉन r, क्या आ जाएगा यहां से gm अपॉन r, ठीक है। ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ पे लिखा फॉर v मिनिमम v टेंस टू 0 यहाँ से, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ से v मिनिमम निकालिए, v मिनिमम क्या होगा रूट अंडर 2 gm अपॉन r, ठीक है। और यही जो v मिनिमम है यही किसके बराबर हो जाता है, स्केप वेलोसिटी के, है ना, यही किसके बराबर हो जाता है, ये स्केप वेलोसिटी के, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग v स्केप ve, समझ में, ये किसके बराबर हो जाता है स्केप वेलोसिटी के, कोई दिक्कत, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब यहाँ से लिख दीजिए आप डायरेक्ट, जो यहाँ पे v होगा, है ना, ये किसके बराबर होगा मेरा v मिनिमम के, और ये क्या होगा रूट अंडर 2 gm अपॉन r। ये जो फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला है स्केप वेलोसिटी का, है ना, ये आप इसको आप किसी भी प्लैनेट के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ प्लैनेट्स, इट इज एप्लीकेबल फॉर ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिए, इसके बारे में इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ प्लैनेट, ठीक है। आपको किसके निकालना, ऑल टाइप ऑफ प्लैनेट, जिसमें कि आपको ये m जहां पे क्या है मास ऑफ प्लैनेट वेयर
वेयर जी तो आपको पता है, वेयर एम क्या है, मास ऑफ प्लैनेट है ना, और आर क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है, और जी तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आता है, कांस्टेंट वैल्यू आता है, ये वैल्यू क्या आता है, कांस्टेंट वैल्यू आता है, समझ में आ गया। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ प्लैनेट, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग, ये जनरल फॉर्मूला है, ये ऑल टाइप ऑफ प्लैनेट्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना, ऑल टाइप ऑफ प्लैनेट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, फॉर अर्थ, किसके लिए, फॉर अर्थ, अर्थ के लिए इसके वेलोसिटी आपको फाइंड करना है ना, अर्थ के लिए इसके वेलोसिटी फाइंड करना है। तो ठीक है, तो आपके पास क्या दे रखा है, ये जनरल फॉर्मूला है ना, ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा ना, आपके पास ये दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, v इक्वल टू रूट अंडर 2gm अपॉन r, है ना, v इक्वल टू रूट अंडर 2gm अपॉन r। तो आपको किसके लिए निकालना है, अर्थ के लिए ना, स्पेशली अर्थ के लिए। तो अर्थ के लिए, ये तो सबके लिए होगा है ना, एक और इसमें रिलेशन है वो स्पेशली अर्थ के लिए, वो क्या होगा यहाँ पे, v इक्वल टू, है ना, इसको लिख सकते हैं क्या, 2gm अपॉन r, इसको हम r बाय r से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं रूट के अंदर। तो देखिए यहाँ पे कितना है, इसको सॉल्व करने पे gm, ठीक है, नीचे कितना होगा r स्क्वायर, gm अपॉन 2 gm अपॉन r स्क्वायर इंटू r, है ना, 2 gm अपॉन r स्क्वायर इंटू r। और क्या लिखेंगे इसमें, तो इसके वेलोसिटी अर्थ के लिए कितना है 2, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, अर्थ के लिए क्या लिख सकते हैं, एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी रूट अंडर 2gr, ठीक है। ये किसके लिए, स्पेशली अर्थ के लिए, समझ में आया क्या, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, है ना, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हमारे पास दो फार्मूला है ना, एक तो ये स्पेशली अर्थ के लिए हो गया, और ये नॉर्मल फार्मूला है, क्या होता है, रूट अंडर 2gm अपॉन r, रूट अंडर 2gm अपॉन r, ये मेरा जनरल फार्मूला है, ये कंडीशनल फार्मूला है। अब देखिए जो इसके वेलोसिटी है, ध्यान से सुनिएगा, है ना, यहाँ पर जिसके वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r दिख रहा है यहाँ पे रूट अंडर r, और यहाँ पे इसके वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट अंडर r। तो ये कुछ कंट्राडिक्शन नहीं दिख रहा है क्या, इसमें दिख रहा है कि r बढ़ने के साथ साथ इसके वेलोसिटी बढ़ेगा, और इसमें r बढ़ने के साथ इसके वेलोसिटी घटेगा, ये कुछ कंट्राडिक्शन नहीं लग रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन, ये दोनों सही है ना। बट देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने g का फॉर्म लिखा है, और ये g स्पेशली क्या होता है, gm अपॉन r स्क्वायर, तो मैंने उसको g के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसलिए यहाँ पे क्या है, आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला में आपको जो v किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि देखिए g ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, m मास ऑफ प्लैनेट, कोई सा भी प्लैनेट हो सकता है, r कोई सा भी प्लैनेट का रेडियस हो सकता है। तो ये जो इसके वेलोसिटी है, हम जो ये जो वेरिएशन लिखेंगे r के कारण क्या होगा, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए क्या होगा, जो इसके वेलोसिटी होगा, ये मतलब कि इसे मान लीजिए यहाँ पे r घटेगा, तो इसके वेलोसिटी क्या होगा, मेरा बढ़ेगा, समझ में आ गया क्या, इट मींस ये क्या हो रहा है मेरा, इसके वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√r, जहां पे r क्या है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ये रेडियस ऑफ द अर्थ नहीं है, r क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ये क्या है, ये ध्यान रखिएगा, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में रूट अंडर gr, मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ पे g एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके वेलोसिटी, मान लो अर्थ का रेडियस बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं बढ़ा सकते, g फिक्स रहता है, तो यहाँ पर ये हो सकता है,
अभी हमने इसको gm अपन r को gr में कन्वर्ट किया है ना, gm अपन r को मैंने किस में कन्वर्ट किया है, मैंने gr में कन्वर्ट किया है ना, समझ में आया क्या, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो r है, यहाँ पे ये मास ऑफ द प्लैनेट है, अगर हम मान लीजिए कि मास ऑफ द अर्थ रखें तो फिर अलग कंडीशन लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मास ऑफ द प्लैनेट कहां से r मतलब घटा, तो इसके वेलोसिटी बढ़ेगा। जहाँ पे m को मैंने क्या लिखा, जहाँ पे m क्या होगा मेरा, m जहाँ पे होगा मास ऑफ द प्लैनेट, समझ में आया क्या, ठीक है ना। m क्या होगा, मास ऑफ प्लैनेट। अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हो v इस वाले फॉर्म में, तो यहाँ पे देखो g कांस्टेंट है, r क्या है, अर्थ का ग्रेविटी है, ये स्पेशली अर्थ के लिए है ना, ये अर्थ का शेप है, मतलब रेडियस है अर्थ का, और g एक्सटेंडेड टू ग्रेविटी किसका, अर्थ का, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसको ही मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया, ठीक है। यहाँ पर जो इसके वेलोसिटी लिखेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r नहीं लिखेंगे, क्योंकि अर्थ का रेडियस बढ़ तो रहा नहीं है ना, जैसा मतलब जैसे अर्थ एक प्लैनेट है तो फिक्स ही होगा ना, समझ में। और जी भी क्या होगा उसके लिए, पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए फिक्स, आर भी क्या होगा, फिक्स होगा, ये पूरा वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो फिर भी अगर मान लीजिए, फिर भी अगर आपसे पूछ रहा है जनरल के टर्म में कैसे करना है इसको सॉल्व, मतलब इसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे हम इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक, इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है, ठीक है, मैं आपको दोनों का लिखा देता हूं, है ना। ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो v होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये g इनटू r को हमने लिखा है ना, gm अपॉन r स्क्वायर, उससे मैंने ब्रेक किया था, तो ये g इनटू r है, ये सबके लिए एप्लीकेबल हो सकता है, समझ में आया क्या, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g इनटू r। और दूसरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपॉन r, ये भी लिख सकते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपॉन r। कुछ समझ में आया क्या, देखिए फिर से देखिए, ये जनरल फॉर्मूला है, इसके वेलोसिटी m चेंज होगा तो इसके वेलोसिटी चेंज होगा, r चेंज होगा तो इसके वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे r चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं, अर्थ का r क्या होता है, फिक्स होता है, g भी आपको पता है फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन ये जो g और r है, ये जो प्रोडक्ट है, ये इसको सॉल्व करने से ही आए ना, तो यहाँ पे टू ऑलरेडी कांस्टेंट है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट वेरी करता है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट वेरी करता है तो ये वेरी होगा, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g r, अगर ये बढ़ेगा तो v बढ़ेगा, है ना। दोनों का प्रोडक्ट, इंडिविजुअली r की बात नहीं करेंगे, g की बात नहीं करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट की बात, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट में क्या कोई कांस्टेंट वैल्यू देता है, समझ में आया क्या, कोई दिक्कत। फिर ये g क्या हो जाएगा, किसी प्लैनेट के लिए ग्रेविटी एक्सटेंडेड टू ग्रेविटी होगा, r उस प्लैनेट का रेडियस होगा, लेकिन ये स्पेशली किसके लिए, अर्थ के लिए ले रहे हैं, तो अर्थ के लिए g का वैल्यू आपको पता है 9.8 होता है, और r भी पता है, इससे फिर सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो मेरा क्या आएगा, इसके वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसके वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g इनटू r, हम नॉर्मली r नहीं लिखेंगे, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे स्क्वायर लिखता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रूट है ना, तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू gr, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपॉन r, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, समझ में आया क्या, ये आप लिख लीजिए, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू, ये अर्थ के लिए है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं और आंसर निकालते हैं, तो इसके वेलोसिटी क्या होगा इसका, तो क्या होगा इसके वेलोसिटी, इसका वैल्यू रूट अंडर 2gr, 2 इंटू 9.83 इंटू r, r कितना 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, है ना। ये आपको याद रखना है, r होता है कितना 6400 किलोमीटर, जिसको हमने कन्वर्ट किया मीटर में, ठीक है। तो यहाँ से मेरा v आ गया फॉर अर्थ के लिए, अर्थ के लिए कितना आ गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, क्या आ गया मेरा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, समझ में आया क्या, कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपको याद रखना है। तो ये वो मिनिमम वेलोसिटी है, अगर आप इसको इस वेलोसिटी से अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट करोगे तो वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पे। अभी हाल में कुछ महीने पहले चंद्रयान को प्रोजेक्ट किया गया था, ठीक है, आपको पता है उसका जो वेलोसिटी था कितना था 10.8 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन ये जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये एक आइडियल कंडीशन, जो कुछ लिमिटेशन है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या जो जी जिस रीजन तक लेते हैं वहां तक हम लोग क्या लेते हैं, उसको एक वैक्यूम कंसीडर करते हैं, है ना। तो ये इसके आसपास से हम लोग इसको प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो वैल्यू अचीव करता है इसके वेलोसिटी के बराबर, समझ में आया क्या, ठीक है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगेन क्या लिखेंगे, जो इसके वेलोसिटी होता है
वी एस्केप वेलोसिटी, ये क्या होता है, किस पे डिपेंडेंट करता है ना, क्या प्रोजेक्टेड मास पे करता है क्या, नहीं, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोजेक्टेड मास। ये क्या करता है, प्रोजेक्टेड मास से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इट ओनली डिपेंड ऑन किस पे g इंटू आर एंड m बाय r, और m अपॉन r पे, समझ में आएगा, ठीक है, इसके रेशियो पे ये डिपेंड करता है, जहां पे m क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या मेरा अर्थ सरफेस r है, मास कितना है m, हमने यहाँ से क्या लिया m, सपोज हमने यहाँ से v लिया, ठीक है, और यहाँ से किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहाँ से वर्टिकल के साथ ही ले लेते हैं, के साथ है ना, मैंने थीटा एंगल लिया है ना, तो क्या इसका स्केप वेलोसिटी कितना होगा, ये वाला, ठीक है, क्या इसके वेलोसिटी इसका v sin थीटा होगा क्या, नहीं, ठीक है, ये क्या होता है, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, समझ में आया क्या, क्योंकि देखिए ये पहुंचना, जैसे अर्थ का जो शेप होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, आप बॉल यहाँ रखो, ठीक है, जैसे मान लीजिए बॉल है ना, इसको आप इधर प्रोजेक्ट करो या इधर प्रोजेक्ट करो या इधर प्रोजेक्ट करो, इसके बाद ये सारा क्या है, स्पेस ही है ना, मतलब एक रीजन, ये क्या देखिए, ये है यहाँ से, तो आप कहीं भी प्रोजेक्ट करोगे तो ये देखो इस वाले रीजन से क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली नॉर्मली अट्रैक्ट हो रहा है, नॉर्मली ही जा रहा है, यहाँ पे नॉर्मली इसको अप्रोच कर रहे हैं, तो कुल मिला के ये बात है, ठीक है, कि प्रोजेक्शन एंगल से क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, एनी डायरेक्शन में आप प्रोजेक्ट करो तो आपको एस्केप वेलोसिटी, वो उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, चाहे वो किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट करो, क्योंकि जब यहाँ से अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट करोगे तो ये जो एक ग्रेविटेशनल इसका रीजन है, इसको जो यहाँ पे अप्रोच करेगा वो नॉर्मली ही करेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आया क्या, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्केप वेलोसिटी independent of the direction of projection, और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, समझ में आया क्या, इट इज क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता हूँ, किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो आपका वैल्यू क्या होगा, ये भी क्या होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी कितना होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, अगर आप इधर भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये भी क्या होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, समझ में आएगा, तो क्या होता है, एंगल से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, समझ में आया, चलो नेक्स्ट, अगर स्केप वेलोसिटी है ना, स्केप वेलोसिटी वो लेस देन किसके हो, प्रोजेक्शन वेलोसिटी के,
है ना। लेस देन किसके हो, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, जहां पे ये क्या है मेरा प्रोजेक्शन वेलोसिटी, मैंने एज्यूम किया, एज्यूम, ठीक है, हमने क्या एज्यूम किया, प्रोजेक्शन वेलोसिटी बी। अगर मान लीजिए जो इसके वेलोसिटी बड़ा हो किससे, प्रोजेक्शन वेलोसिटी से, कुछ समझ में आएगा, इसके वेलोसिटी क्या बड़ा, प्रोजेक्शन वेलोसिटी से। अगर ये वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से क्या हो, छोटा है, इट मींस क्या होगा, ये क्या ये अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड रीजन को क्रॉस कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या कहाँ जाएगा, या तो वो अर्थ पे फॉल हो जाएगा, ठीक है ना, या तो अर्थ सरफेस से फॉल हो जाएगा, या तो वो अर्थ के ऑर्बिट में जाके वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, दो ही ऑप्शन हो सकता है ना। तो इन दिस कंडीशन बॉडी never cross the gravitation gravitation region, that is does not escape does not escape, है ना, इसलिए escape नहीं करेगा, does not escape, body will fall back on the surface of planet or it may be revolve in the orbit of planet, समझ में आया, लेकिन ये उसको छोड़ के बाहर कभी नहीं जा सकता, समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर इसके वेलोसिटी से प्रोजेक्शन वेलोसिटी छोटा हो तो इस केस में या तो वो जो फिर से वो प्लैनेट के सरफेस से फॉल हो जाएगा, बैक टू द फॉल ऑन द प्लैनेट सरफेस, ठीक है, या जो प्लैनेट का जो क्या हो उसका प्लैनेट का जो ऑर्बिट होगा उसमें क्या होगा, ये रिवॉल्व करेगा, समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस, इसमें एक और है ना, ये इसके इसी वाले में, ठीक है, इसी में एक और पॉइंट लिख लो, जब इसके वेलोसिटी लेस देन ग्रेटर देन क्या हो, ठीक है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी से, तो जब ये मान लीजिए कि ये क्या होता है कि ये मान लो कि अर्थ सरफेस है ना, यहाँ से ये बॉल गया, ठीक है, और ये मान लो आपका रीजन है, ये क्या हो गया, ये यहाँ तक पहुंचा, फिर ये यहाँ से क्या हो गया, फॉल हो गया, है ना, रिटर्न, ये यहाँ से फिर ये रिटर्न हो गया, इधर से गया और फिर यहाँ से गया, बैक टू दी रिटर्न हो गया, या तो ये इस ऑर्बिट में जाके ये क्या होगा, रिवॉल्व करेगा। तो एक चीज बताइए कि क्या इस केस में जो g का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा, नहीं, g का वैल्यू कांस्टेंट किस रीजन तक होता है, 10 किलोमीटर तक, लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ, ये जो आपका ये जो रीजन बता रहा हूँ, ये रीजन कौन सा है, ये 1000 किलोमीटर, आप समझ रहे हैं मैं कहने का चाह रहा हूँ, जो वैल्यू मैंने आपको बताया था 500 किलोमीटर, जो मेरा इफेक्टिव जी था, जैसे जैसे हमारे सरफेस ऊपर जाते हैं जी इफेक्टिव क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, तो जो 9 to 10 किलोमीटर के आसपास जी क्या होता है, कांस्टेंट, उसका 9.83, अगर उसके ऊपर जाएंगे तो जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ये है वही लास्ट वैल्यू जिसके बाद ये कहां पे पहुंच जाते हैं, स्पेस में,
जहां पे जी इफेक्टिव कितना हो जाता है, जहां पे मतलब कि वो घटते 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 कहां पे पहुंच जाता है, वो जीरो पे। समझ में आया क्या आपको? ठीक है, तो यहाँ पर जो, तो इसका मतलब क्या है, ये जो g का वैल्यू कांस्टेंट होगा कहां तक, 10 किलोमीटर तक ही होगा, लेकिन इसके ऊपर जाएंगे तो फिर g क्या करेगा, वैरी करेगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा सकते हैं, सॉरी क्या हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल कहां तक होता है, 10 किलोमीटर तक होता है, अगर उसके बाद हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन ओवरऑल क्या बोल सकता हूं मैं, अगर वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से छोटा हो, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, ठीक है ना, ये तो उस केस में क्या होगा, जो न्यूटन्स लॉ, यहाँ पर जो g होगा यहाँ कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे g वेरी करेगा। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन, इसी में लिख लेना, इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन, ठीक है, g क्या होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो इट मींस न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, ठीक है, नॉट वैलिड। समझ में आएगा क्या? क्योंकि यहाँ पे जी क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता, और आपको पता है जी कांस्टेंट के लिए हम ये एप्लीकेबल करते हैं। समझ में आया क्या? तो ये आप लिख लीजिएगा, ये इस वाले केस में, इसी वाले केस में। ठीक है, आप इसको जनरल केस में ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि जो अगर स्केप नहीं करे, अगर बॉल स्केप नहीं करे, वो अर्थ के ग्रेविटी के रीजन में ही हो, है ना, तो आपका उस केस में जी वैरी करता है, तो फिर वहां पर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, न्यूटन्स लॉ नॉट वैलिड, मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया क्या? ठीक, नेक्स्ट, इफ जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है वो बड़ा हो स्केप वेलोसिटी से, है ना, प्रोजेक्शन वेलोसिटी बड़ा हो स्केप वेलोसिटी से। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे, है ना, जो इससे पहले वाले जो मैंने बताया था केस में, ठीक, उसमें क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा। तो फिर क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना, तो क्वेश्चन को करने का सबसे बेसिक मेथड है ना, सबसे बेसिक मेथड कौन सा होगा, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ग्रेविटेशन वाले केस में नॉर्मली हम लोग क्या यूज करेंगे, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो वैल्यू है, जो हमने फॉर्मूला बताया आप लोग को 1D में, जो v = 2g, जो एक लिमिटेड फॉर्मूला, उसमें क्या होता है, g कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे g क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो g वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे जो क्या बोल सकते हो इंपॉर्टेंट तरीका, सबसे जो बेसिक तरीका क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहीं सब जगह वैलिड होता है, ये कहीं भी इसका मतलब कि वायलेशन नहीं होता है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो अब लिखते हैं इफ v प्रोजेक्शन वेलोसिटी बड़ा हो स्केप वेलोसिटी से, इस केस में क्या होगा, बॉडी विल स्केप, बॉडी तो स्केप करेगा ही, लेकिन साथ के साथ जो हमारा v' 0 होता था, क्या v' 0 होगा इस केस में? नहीं, इस केस में v' 0 नहीं होगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से बड़ा है, जो मिनिमम वेलोसिटी से बड़ा है, इट मींस क्या होगा, वो इस रीजन तक तो आएगा, इस रीजन को क्रॉस भी कर जाएगा v' से, है ना, लेकिन ये v' जो होगा यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये कहाँ पे, ये एट इंफिनिटी पे है। ठीक है, यहाँ से मास m है, ये a है, यहाँ b है, यहाँ से क्या दे रहे हैं हम लोग, स्केप वेलोसिटी। ठीक है, ये मास m है, ये रेडियस r है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो हम अप्लाई क्या करते हैं, अप्लाई, तो इन दिस कंडीशन जो v' होगा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, स्केप तो करेगा ही 100% कि वो स्पेस में चला जाएगा। ठीक है ना, लेकिन देखिए अभी क्या था, इससे पहले वाले कंडीशन जो स्केप वेलोसिटी में, वो यहाँ तक पहुंच के फिर वेलोसिटी क्या होता था, 0 हो जाता था। इट मींस ये स्पेस में ट्रेवल नहीं कर पाता था। अब क्या होगा, ये v' से स्पेस में ट्रेवल करेगा। अब क्या होगा, ये स्पेस में ट्रेवल करेगा, तो आपको वो जो किस वेलोसिटी से ट्रेवल करता है कहाँ पे, स्पेस में, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा कौन सा वेलोसिटी था जिससे कि क्या होता है, स्केप होने के बाद भी वो क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है। इसमें क्या था,
स्केप, जिस पॉइंट पे स्केप हो रहा है यानी इस फील्ड को जैसे ही क्रॉस कर रहा है वैसे ही इसका वेलोसिटी क्या होता था, 0। इसका मतलब ये नहीं कि फिर ये इधर रिटर्न होके आ जाएगा, समझ में आया? ये फिर ये स्पेस में कहीं दूसरे प्लैनेट के एक्सपीरियंस में मतलब ये ऐसे इधर उधर खो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, समझ में आएगा? चलिए यहाँ पे क्या होगा, v डैश नॉट इक्वल टू 0, हम क्या लिखेंगे, अप्लाई COE एट A एंड B। आपको अप्लाई करना है COE एट A एंड B। कैसे करेंगे, करो अप्लाई, क्या लिखेंगे, अगेन गेन इन P, गेन इन P इक्वल टू लॉस इन K, गेन इन P इक्वल टू लॉस इन K, ठीक है? तो बताइए गेन इन P क्या होगा यहाँ पे, U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू लॉस इन K, तो K इनिशियल माइनस K फाइनल, समझ में आया क्या? अगेन आपको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एच हैट पे नहीं है, किस पे है, इंफिनिटी या इंफिनिटी स्टेप पे है ना, इंफिनिटी लेवल पे। तो बताइए यहाँ पे u फाइनल पहले ऐसे ही करना है, u फाइनल कितना होगा यहाँ पे, ये u फाइनल मतलब है u b पे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये u b 0, ये इनिशियल हो गया, वो फाइनल हो गया, है ना? तो यहाँ पे फाइनल इनिशियल मतलब ये b पॉइंट है, यहाँ पे लिखना चाहते हो ये b लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो आप a, है ना? यहाँ पे a और यहाँ पे b, ठीक है? बताइए ub कितना होगा, 0 माइनस माइनस ऑफ g m अपॉन r इक्वल टू k इनिशियल कितना होगा, हाफ m v, है ना? इसके वेलोसिटी यानी हाफ m इसका v मान लो, इसके मत मानो, अभी v मान लो क्योंकि वो जनरलाइज कर रहे हैं, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m v डैश स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या? अब इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, ऊपर लिखते हैं क्या होगा यहाँ पे, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर। अब यहाँ पे v डैश स्क्वायर 0 नहीं होगा, ठीक है? और यहाँ पर ये मिनिमम नहीं है, अब ये क्या है, ये मिनिमम नहीं है, v इक्वल टू नॉट इक्वल टू v मिनिमम, ठीक है ना? ये इसके वेलोसिटी नहीं होगा, ठीक है ना? ये क्या होगा, ये इसके वेलोसिटी है नॉट ve, समझ में? ये v नॉट v मिनिमम नॉट ve, इसके वेलोसिटी नहीं है, समझना? ये इससे ज्यादा है ना? ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू इससे ज्यादा है, ठीक है ना? चलिए ये हम कैंसिल आउट, तो देखिए gm यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ये 2 इधर ले आता है, 2gm अपॉन r, 2gm अपॉन r इक्वल टू यहाँ पे v स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर, ठीक है? देखिए 2gm अपॉन r, इसको मैं इसके वेलोसिटी का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि इसके वेलोसिटी क्या होता है, रूट अंडर 2gm अपॉन r, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2gm अपॉन r आएगा। तो ये जो फार्मूला है इसको मैं क्या लिखना है, रूट अंडर, इसको मैं लिखता हूँ इसके वेलोसिटी का स्क्वायर, इसको, है ना? यहाँ से लिख सकता हूँ। अब इसको क्या लिखूंगा यहाँ पे, v स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर। अब यहाँ पे v डैश स्क्वायर निकालते हैं, तो v डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा, v डैश स्क्वायर इक्वल टू जो v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है ना? और इसका अंडर रूट, तो ये मेरा आ गया v डैश। अब ये v डैश कहाँ का वेलोसिटी है, ये स्पेस में ये इधर उधर ट्रैवल करता है, इसका वेलोसिटी है ये v डैश, समझ में आया क्या? इसका वेलोसिटी क्या है, v डैश। जो इसके वेलोसिटी में v डैश क्या था, उसका काम था सिर्फ जाके स्पेस तक पहुंचाना, उसके बाद क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे v डैश क्या है, ये जो इनिशियल हमने प्रोजेक्ट किया था उसके एनर्जी से वो आगे भी ट्रेवल करेगा v डैश वेलोसिटी से, है ना? वो जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, v डैश, यहाँ पे v इसका प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, v क्या है इसके वेलोसिटी, इसको लिखता हूं मैं इसका सबको, वेयर v डैश जो है इसको हम लोग नाम देंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट देंगे
है ना। जो v डैश है इसको हम लोग बोलेंगे इंटरस्टेलर वेलोसिटी और इसका क्या नाम है, ठीक है, 2-3 नाम लिख सकते हो आप। और इंटरप्लैनेटरी वेलोसिटी ऑफ इंटरप्लैनेटरी मोशन, वेलोसिटी ऑफ इंटरप्लैनेटरी मोशन, ये क्या हो गया मेरा v डैश, ठीक है, ठीक, लिख लो इसको। उसके बाद उस वक्त में v है और स्केप वेलोसिटी है ना, v ये क्या है, स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद क्या है v, ये है प्रोजेक्शन वेलोसिटी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, ये मिनिमम नहीं है, ये स्केप से ज़्यादा कंडीशन नहीं आपने मुझे आपने हम लोग ने देखा था इसमें, ठीक है। समझ में आया क्या, स्केप वेलोसिटी भी प्रोजेक्शन वेलोसिटी, ये लिखना है, ठीक है। चलिए देखिए, अभी जो मेरा आया था रिजल्ट क्या आया था, v डैश इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये आया था ना, v डैश इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो v स्क्वायर v स्क्वायर है, अगर मान लीजिए सपोज आपके पास जो m है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से m इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये आपको पता होगा, ठीक है। इसी को हम लोग इनर्शिया मास भी बोलते हैं, ठीक है। m क्या होता है, m नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मैं कुछ आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली कुछ कंपेयर करके, ठीक है। यहाँ पे m देखिए, अगर मान लीजिए v c के अप्रोच हो, है ना, अगर v c के नियर बाय हो तो m चेंज होगा, इट मींस v बढ़ने के साथ साथ m भी क्या होगा, चेंज होगा, और वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में कैसे, देखिए मान लीजिए v बढ़ा तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, छोटा, तो m क्या हो गया, बड़ा, ठीक है। जो हम लोग जो नॉर्मल कंडीशन जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, नॉर्मल जहाँ पे m का वैल्यू m लेते हैं, एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है, जो v बहुत छोटा होता है c से, c बहुत बड़ा, ये छोटा, ये पोर्शन क्या हो गया 0, तो रूट अंडर 1 तो m इक्वल टू क्या हो जाता है, m नॉट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग स्पेस की बात कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है कुछ ज्यादा है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी 3 × 10⁻7 हो, ठीक है, 3 × 10⁻7 हो, तो फिर क्या करेंगे, फिर इस केस में यहाँ पे m चेंज होगा, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोच में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए, मैं इसी रिलेशन से लेता हूँ, है ना, इस वाले रिलेशन से, है ना। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे ये वाला लिख लीजिए, ठीक है ना, ये कहाँ से आता है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है। देखिए यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है।
यहाँ पे स्पीड प्रोजेक्टेड वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट से, तो जो रिलेटिविटी है स्पीड ऑफ लाइट से हम लोग नॉर्मली इसमें हम लोग देखते हैं जिस पर ऐसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये कॉन्सेप्ट आता है m इक्वल टू e। ठीक है, मान लीजिए इफ सपोज इफ जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी होता है ना, कौन सा वेलोसिटी, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, अगर मान लीजिए प्रोजेक्टेड वेलोसिटी बड़ा हो, सॉरी छोटा हो, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी क्या हो, छोटा हो, किससे, vc, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट c से, कुछ समझ में आएगा। अगर प्रोजेक्टेड वेलोसिटी vc या स्पीड ऑफ लाइट से क्या हो, छोटा हो, तो क्या उस केस में स्केप हो पाएगा क्या? मेरा कहने का मतलब है क्या, जैसे मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है r है, यहाँ से हम कितना देते हैं 11.2 किलोमीटर है ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड देते हैं, तो ये स्केप हो जाता है। आप देखिए मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट से, उससे छोटा है, मतलब इसके आसपास होगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 × 10⁻⁷ ऐसा पूछो, तो इतना मीटर पर सेकंड मतलब 300 किलोमीटर पर सेकंड आसपास, यहाँ पे क्या 11.2, तो क्या यहाँ पे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दे रहे हैं, और मैं इसके वेलोसिटी को किसके अप्रोच कर रहा हूँ, c से, स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा छोटा, मतलब 300 किलोमीटर मान लो आप, 300 किलोमीटर पर सेकंड से, कुछ समझ में आ रहा है क्या? जो 300 किलोमीटर पर सेकंड से अगर मैं इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करूँ, तो क्या ये क्रॉस कर पाएगा क्या, स्किप हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका लॉजिक है जो हमने आपको v इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड बताया था, वो स्पेशली इस अर्थ के लिए इसके वेलोसिटी है। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 300 किलोमीटर पर सेकंड से हमने यहाँ पे अप्रोच 300 किलोमीटर से यहाँ से प्रोजेक्ट किया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए हमने यहाँ इसको बढ़ा दिया इस वाले में, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे v इतना हो गया, तो ये अप्रोच मतलब 1 में से समथिंग है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया v, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे v है, ये कितना अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है ना। अगर मैं इतना ले लूँ तो ये स्पीड ऑफ लाइट करूँ, तो ये वाला वैल्यू तो 1 में से ये बहुत बड़ा पोर्शन गया, समझ में आ गया क्या? 1 में से क्या गया, ये 3 × ये नीचे बड़ा है ना, ऊपर थोड़ा छोटा है, तो 1 में से मतलब अप्रोक्सीमेट किसके बराबर गया, तो ये जो वैल्यू होगा नीचे वाला वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन जितना बड़ा होगा ये टोटल वैल्यू क्या होगा, उतना छोटा होगा। ये है समझ में? अगर मान लो v c के जितने करीब जाएंगे तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। अगर v बढ़ाते जाएंगे, c तो कांस्टेंट है, ये वाला बड़ा होगा, 1 में से बड़ा गया तो छोटा, तो नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया, छोटा, नीचे वाला पोर्शन छोटा, तो m क्या हो गया, बड़ा। तो इस केस में क्या होगा, जो मेरा मास होगा वो इंक्रीज करेगा, समझ में आ गया क्या? कब, जब v अप्रोच करेगा किसको, vc को, जब v अप्रोच करेगा किसको, vc को, देन m क्या होगा, बड़ा होगा। और आपको पता है m बड़ा होने का मतलब, अगर m बड़ा होगा है ना, हम नॉर्मली फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला लेते हैं, नॉर्मली F इक्वल टू मान लीजिए कितना लेते हैं, यहाँ पे ma लेते हैं है ना, a इक्वल टू क्या होगा, F/m। अगर मान लीजिए m बड़ा हो रहा है, m बड़ा मतलब बहुत बड़ा, अगर m बहुत बड़ा हो रहा है, यहाँ पे बड़ा मतलब क्या हो गया, ये बहुत बड़ा हो रहा है, समझ में आ गया क्या? m बहुत बड़ा हो रहा है, तो a क्या होगा, बहुत छोटा, तो यहाँ पे जो a होगा वो बहुत छोटा होगा है ना, तो a बहुत छोटा होगा, तो a बहुत छोटा होने का मतलब क्या है, a बहुत छोटा होने, ये a किसका बहुत छोटा है, प्रोजेक्टेड, जो जिस बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इतना वेलोसिटी से, कुछ समझ में आ गया क्या? जो हम इतना वेलोसिटी से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए a क्या हो गया, बहुत छोटा, क्योंकि ये मुझे बताने का ये पर्पस था कि जैसे मान लीजिए कि अगर 11.2 पे स्केप हो रहा है, क्या हम लोग यहाँ पे 300-400 किलोमीटर पर सेकंड जाएं तो भी होना चाहिए, नहीं, तब नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज्यादा स्पीड होने से मास यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता है। आपको पता है जितना बल्कि मास होता है उसका एक्सेलरेशन उतना ही छोटा होता है। अब यहाँ देखिए m बहुत बड़ा है, तो ये क्या होगा, बहुत छोटा। अगर ये बहुत छोटा होगा तो क्या ये किसी भी प्लैनेट की सरफेस पर बॉडी प्रोजेक्ट हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। इट मींस यहाँ पे एक्सेलरेशन
एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्सेलेरेशन डज नॉट एक्सीलरेट, इट मींस डज नॉट एक्सीलरेट। समझ में आया क्या? इट मींस डज नॉट एक्सीलरेट। अगर v लेस देन vc हो तो ये स्केप नहीं करेगा, तो बॉडी विल नॉट स्केप। सो इन दिस कंडीशन, है ना, सो इन दिस कंडीशन body will not escape from the planet सरफेस से, ठीक है, वहां से escape नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या होगा, डज नॉट एक्सीलरेट, मतलब इतना कम एक्सीलरेशन होगा कि उसे वो बाहर जा नहीं पाएगा। समझ में आया क्या? तो अगर v लेस देन हो, अगर मान लो v क्या हो, सेकेंड केस, है ना। अब ये दोनों केस को अच्छे से बॉक्स में बंद कर लेना। अगर क्या हो, v ग्रेटर देन इक्वल टू vc हो, समझ में आया क्या, यानी c हो, तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे v ग्रेटर देन c हो तो ये वाला पोर्शन क्या आएगा, निगेटिव में। ये निगेटिव में आए तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, निगेटिव में, क्योंकि ये बड़ा हो गया ना, 1 से बड़ा हो गया, तो ये पोर्शन टोटल क्या आएगा, निगेटिव में। क्या रूट के अंदर निगेटिव पॉसिबल है? नहीं ना। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मास जो होगा डज नॉट एग्जिस्ट। सो body will again not escape from the अर्थ सरफेस, ठीक है। फिर बॉडी क्या होगा, अर्थ सरफेस से नहीं स्केप करेगा, ठीक है। अभी मैं ये जो केस बता रहा था किसके, अर्थ सरफेस से अगर आप ये कंडीशन लगाओ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ कंडीशन बताया है, इसके वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है। मान लो किसके वेलोसिटी बहुत बढ़ा देते हैं, मतलब नीचे का जो r था या m/r था वो इंक्रीज होना चाहिए और r क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। अगर मान लो r का साइज बहुत छोटा हो जाए तो इसके वेलोसिटी क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। कुछ समझ में आ गया क्या? ठीक है, जो मैंने आपको लिखाया था यहाँ पे, जो v स्केप क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r। अगर r का साइज, अगर प्लैनेट का साइज बहुत छोटा हो, इसके वेलोसिटी बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ जो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, ये पर्टिकुलर अर्थ के रेडियस r के लिए है। अगर हम इसको कंप्रेस कर दें, अर्थ के रेडियस को क्या कर दें, कंप्रेस कर दें, तो देखो आंसर कितना है। अभी मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, इसमें एग्जांपल लिख इसमें। एग्जांपल, ठीक है, एक प्लैनेट है, प्लैनेट का मास 6 × 10⁻24 kg, और ये किसका है, ये अर्थ का ही है ना, किसका है, ये अर्थ का ही है। एंड रेडियस 6.4 × 10⁻6 मीटर, है ना, ठीक है। नाउ if planet compressed such that its escape velocity such that escape velocity reaches at 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। देन फाइंड साइज ऑफ प्लैनेट।
आपको क्या फाइंड करना है, प्लैनेट का साइज फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये किसका था, अर्थ का डेटा था, है ना। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लिखूं मैं यहाँ पे, कौन सा लिखूं, 2gr लिखूं या 2gm/r लिखूं, है ना। कौन सा इजी होगा लिखना, ये वाला, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कहाँ पे पहुंच रहा है इसका स्केप वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट, तो ये फिक्स वैल्यू होता है अर्थ के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ को हम लोग थोड़ा सा घटा बढ़ा रहे हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, उसके शेप एंड साइज को चेंज कर रहे हैं। तो इस वाले फॉर्मूला को नहीं यूज करके इस वाले फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे और इसको यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अर्थ के साइज क्या हो रहा है, अर्थ का शेप एंड साइज क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको यूज करोगे, इसको यूज नहीं करोगे। अगर अर्थ का शेप एंड साइज क्या हो, हम यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, मतलब कभी चेंज नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला को तब यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अर्थ का शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, बस ये फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। तो जो इसके वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, √2gm/r, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, स्केप वेलोसिटी कितना हो जाए, ठीक है। अब इसको कंप्रेस कर दें, कंप्रेस करने कितना कंप्रेस हो रहा है, तो उसका r का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। मास दे रखा है, g दे रखा है, m दे रखा है। अब इसके वेलोसिटी कितने पहुंच रहा है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, है ना। अब इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने के लिए स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 2 × gm/r, है ना। तो r यहाँ से क्या लिखेंगे, r निकालो यहाँ से, यहाँ से r इक्वल टू क्या होगा, 2 × g क्या है, 6.67 × 10⁻, क्या होगा 11 या -11 इंटू मास, मास कितना होगा 6 × 10⁻24 kg अपॉन 3 × 10⁸8 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, आप यहाँ पे सॉल्व करके आपने करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 9 × 10⁻3 मीटर, है ना। कितना आएगा, 9 × 10⁻3 मीटर। अगर इसको और आप लोग देखोगे तो 10⁻³ मीटर, देखिए यहाँ पे 16 है ना, ठीक है, 16 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 13, 30, तो 13 16, तो वहाँ पर कहाँ जाएगा -3, तो 9 × 10⁻³ मीटर। तो देखिए कितना छोटा है ये, अप्रोक्सीमेट किसके आसपास आ गया, 9 mm के आसपास। 9 mm यानी पूरे अर्थ के मास को हमने कहा क्या, एक टेस्ट स्पून होता है ना, स्पून, उसमें आ जाएगा 9 mm, मतलब बहुत छोटा सा, ये 9 mm, ये इतना छोटा, ये 9 mm होगा, यानी एक स्पून में आराम से आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, यानी ये एक स्पून में आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही है, आप देखिए, मतलब हमने स्पीड बढ़ाया, स्पीड किसके बराबर थी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तो अर्थ का शेप बहुत छोटा हो गया, कितनी रेडियस का हो गया, 9 mm रेडियस का आ गया। समझ में आया क्या, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो अर्थ का शेप एंड साइज भी क्या होगा, चेंज होगा। जो हमने इसके वेलोसिटी 11.2 था वो r = 6.4 × 10⁻6 मीटर के लिए था, रेडियस के लिए, लेकिन इसके लिए 9 mm के लिए कितना होगा, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा।